नमस्कार दोस्तों। मूल अधिकार एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम मूल अधिकारों से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। हर प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे, व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मूल अधिकार है। यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 21 क, जिस भी अनुच्छेद के साथ क, ख, ग या फिर कैपिटल ABC जुड़ा होता है, इट मीन्स वो संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 21 क भी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। और किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21 क को जोड़ा गया था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी पारित किया गया, जिसे 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी माना जाता है। तो यहाँ से हमें कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं? पहला, अनुच्छेद 21 में शिक्षा का मौलिक अधिकार उल्लेखित है। दूसरा, इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया है। और तीसरा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी माना जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। यानी कि अस्पृश्यता के अंत की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता के अंत के लिए संसद द्वारा अस्पृश्यता अधिनियम 1955 भी पारित किया गया है। वर्ष 1976 में इसमें संशोधन किया गया और इसका नाम बदला गया। वर्तमान में इसका नाम है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसके अलावा जो अन्य मूल अधिकार दे रखे हैं इस प्रश्न में, जैसे कि विधि के समक्ष समता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में अधिकांश मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को भी दिए गए हैं, जैसे कि विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 में इसका उल्लेख है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 में उल्लेखित है ये। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में उल्लेखित है। ये सब मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। और उन मौलिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में किया गया है। अनुच्छेद 19 में भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद जो कि 1967 का है, यह मूल अधिकारों से संबंधित है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। आप ज़रूर याद रखें, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद जो कि 1967 का है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था? संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद जो कि 1973 का है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। और इसी मामले में ये भी कहा गया था कि संसद प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार में। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन साकल पेपर मिल्स बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 19 के क्लोज ए के सब क्लोज क में जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसी में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है और प्रेस को साधारण नागरिकों से अलग विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं है। तो हमें यहाँ से यही बात याद रखनी है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लोज 1 के सब क्लोज क में बताई गई है और ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कही थी? साकल पेपर मिल्स बनाम भारत संघ मामले में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, या फिर आबाद संचरण करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता और व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में उल्लेखित हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं है। पहले ये मौलिक अधिकार होता था लेकिन अब नहीं है। इसके अलावा जो अन्य अधिकार दे रखे हैं जैसे कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार हैं, लेकिन संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया था। पहले इसका उल्लेख 2 अनुच्छेदों में किया गया था, अनुच्छेद 19(1) च और अनुच्छेद 31। इन 2 अनुच्छेदों में पहले इसका उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 300 क में किया गया है। तो यहाँ से ये पॉइंट जरूर याद रखें कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1978 में मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया था और इसका उल्लेख वर्तमान में अनुच्छेद 300 क में किया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रबंधन है या प्रवर्धन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 के क्लोज 3 में। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 20 के क्लोज 3 में यह प्रावधान किया गया है, यह बताया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कि जो अभियुक्त है, अभियुक्त कौन है? जिसको अभी अपराधी घोषित नहीं किया गया है वो अभियुक्त व्यक्ति है, ठीक है ना। वो स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है अनुच्छेद 20 के क्लोज 3 के तहत। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है अनुच्छेद 21। और वहीं अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रावधान किए गए हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उनके पास कौन कौन से अधिकार हैं ये बात बताई गई है अनुच्छेद 22 में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 33। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों और खुफिया एजेंसियों एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा बलों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने वाली विधियां बना सकती है। यानी कि अनुच्छेद 33 का प्रयोग करते हुए संसद सुरक्षा बलों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने से संबंधित विधियां बना सकती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है और इसमें बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग के निवासी या नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। यानी कि अनुच्छेद 29 के तहत व्यक्ति, कौन व्यक्ति? अल्पसंख्यक व्यक्ति भाषा, लिपि और संस्कृति इनको बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वर्ष 1980 में। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने बिहार के पूर्व प्रधानमंत्री बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी वर्ष 1980 में, जिसमें कहा गया कि पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भाग 3 में। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है और मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ से किया गया है, कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जो अमेरिका के अधिकार पत्र के समान है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का प्रावधान है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 में। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है, यानी कि 5 अनुच्छेदों में, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक 5 अनुच्छेद बनते हैं। इन अनुच्छेदों में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य नागरिकों को विधि के समक्ष समता से और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, यानी कि अनुच्छेद 14 के तहत विधि के सामने सभी व्यक्ति समान हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं है। अन्य जो अधिकार दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मौलिक अधिकार है, लेकिन सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। डिटेल देख लेते हैं। सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। यह एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया है, यानी कि सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार न होकर विधिक अधिकार है और इसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक किस प्रकार का अधिकार है? ये पूछा गया है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मौलिक अधिकार। जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए कहा कि स्थायी आवास और निजता का अधिकार आदि को भी जीवन के अधिकार के रूप में मौलिक अधिकार माना गया है। तो याद रखें, अनुच्छेद 21 का वैसे नाम क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसी में जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार और स्थायी आवास का अधिकार, ये सब के सब इसी में छिपे हुए हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्त की गारंटी दी गई है। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 27। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत राज्य किसी ऐसे कर को व्यक्ति को देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति में खर्च किया जाना हो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आय का कुछ हिस्सा किसी धर्म विशेष में दान देता है, किसी धर्म विशेष कार्य के लिए दान करता है, तो उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति की इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ है, ठीक है ना। अगर वो 20,000 रुपये किसी धर्म विशेष के लिए खर्च करता है तो उस 20,000 रुपये पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये बताया गया है अनुच्छेद 27 में। किंतु राज्य कोई भी धार्मिक सुविधा देने के लिए शुल्क आरोपित कर सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद के द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वर्ष 1976 में। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है, यानी कि मानव की खरीद बेच नहीं की जा सकती और बच्चों से मजदूरी नहीं करवाई जा सकती। अनुच्छेद 23 के तहत इसे बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 के द्वारा लागू किया गया था और इस कानून में ये भी बताया गया कि बिना भुगतान किए मजदूरी करवाना गैर कानूनी है।
अनुच्छेद 35 क के सब क्लोज 2 के अनुसार संसद ऐसे कार्य के लिए जो भाग 3 के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं दंड विहीन करने के लिए कानून बना सकती है। यानी कि संसद को यह अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 35 के सब क्लोज 2 के तहत कि भाग 3 के तहत जो भी कार्य अपराध घोषित किए गए हैं उनसे संबंधित कानून बना सकती है। 2 जून 2017 को बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है। यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे तो किसी भी प्रकार की मजदूरी नहीं कर पाएंगे, किसी भी प्रकार की मजदूरी नहीं कर सकते हैं, और जबकि 14 से लेकर 18 वर्ष के किशोर खतरनाक व्यवसायों में नियोजित नहीं किए जाएंगे, जैसे कि कोई कोयले की खदान है या फिर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, पुल बन रहा है, वहाँ पर इन बच्चों को 14 से लेकर 18 वर्ष के किशोरों को नियुक्त नहीं किया जाएगा किसी भी काम के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है, जिसे 86वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 2002 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन के प्रतिषेध का उपबंध करता है। इसमें बताया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने में या फिर किसी भी अन्य जोखिमपूर्ण कार्य में शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत किया जाए, यानी कि जिस भी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसको शरीर के साथ प्रस्तुत करो, ये मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का। आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करते हैं। ये दोनों न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी कर सकते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि अवैध रूप से जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसको छोड़ दिया जाए, ये कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करके, ठीक है ना। और बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क भी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास होगी, और इसी अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और भारतीय संविधान का हृदय कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है कब? जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या फिर अन्य विषयों में भी उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। और ये रिट 5 प्रकार की होती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट। जो सुप्रीम कोर्ट है ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात अनुच्छेद 19 के क्लोज ए के सब क्लोज क में। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ मामला जो कि वर्ष 2004 का है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लोज ए के सब क्लोज क में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही एक मौलिक अधिकार है। यानी कि निजी भवनों के ऊपर झंडा फहराना एक मौलिक अधिकार है जिसका उल्लेख अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही किया गया है। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 19 के क्लोज ए के सब क्लोज क में इसका उल्लेख किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं
किसके द्वारा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन दो प्रकार से किया जा सकता है। मौलिक अधिकार कब निलंबित किए जाते हैं? आपातकाल के दौरान, दो प्रकार से, अनुच्छेद 358 के द्वारा और अनुच्छेद 359 के द्वारा। अनुच्छेद 358 क्या कहता है? इस अनुच्छेद के अनुसार जब युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण भारत अथवा उसके किसी एक क्षेत्र पर आपातकाल प्रभावी होता है तो अनुच्छेद 19 में उल्लेखित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि अनुच्छेद 358 के तहत यदि आपातकाल लगाया गया है तो अनुच्छेद 19 के तहत जो भी मूल अधिकार दिए गए हैं वो अपने आप निलंबित हो जाएंगे। राष्ट्रपति को निलंबित करने की जरूरत ही नहीं है। अनुच्छेद 359 में बोला गया है कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है, वह आपातकाल के समय में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है। यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति अन्य किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है अनुच्छेद 359 के तहत। और अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 के तहत जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3 माह। संविधान के अनुच्छेद 226 के सब क्लोज 4 के अंतर्गत निवारक नज़रबंदी का प्रावधान किया गया है, जिसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है। परंतु यदि किसी व्यक्ति को इससे अधिक समय तक नज़रबंदी बनाकर रखना है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा लेनी पड़ेगी, यानी कि उनसे पूछना पड़ेगा, तभी जाकर 3 माह से अधिक किसी व्यक्ति को नज़रबंदी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।